A very good evening to all the doctors. I am Nishita from Clearnet. Welcome everyone to today's webinar. Uttar Pradesh Diabetes Association UPDA की पाठशाला presents auditory functions in diabetes. Now, I would like to play a short Clearnet's video. I would like to request all of you, please have a look. Thank you so much everyone for your patience watching. Clearnet is India's largest live digital CME and doctors generated medical content platform. Now, I would like to hand over the session to Dr. Narsingh Verma, sir. Sir is the immediate past president and UP Diabetes Association. Over to you, sir. थैंक यू। सो आप सभी का फिर से एक बार यूपीडी की पाठशाला में स्वागत है। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर के हम लोग पाठशाला में आए हैं। जैसा कि देखा गया है कि जितने भी डायबिटीज के रोगी होते हैं उनमें जब डायबिटीज कुछ समय तक रह लेती है तो उनमें सुनने की क्षमता कम होने लगती है, और जिनको 10, 15, 20 साल से डायबिटीज है ऐसे रोगियों में सुनने की क्षमता कम हो जाती है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या ऐसा सभी में होता है या कुछ लोगों में होता है? क्या डायबिटीज का बहुत बढ़िया कंट्रोल सुनने की क्षमता को बनाए रख सकता है? कैसे हम जाने? तमाम प्रकार के प्रश्न हैं, क्योंकि जिस प्रकार से दूसरी डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन को लेकर के जागरूकता है वैसी जागरूकता ऑडिटरी फंक्शन को लेकर के नहीं है। और सुनने की क्षमता को कम होना एक प्रकार से सामान्य तौर पर लोग उम्र के साथ जोड़ करके मान लेते हैं, और वैसे भी समाज में सुनने की क्षमता को कम होने को हमेशा एक विदूषक की तरह से एक हास्य का विषय ही समझा जाता रहा है। आप सभी को ज्ञात होगा, आज से करीब 20 वर्ष पहले एक बहुत ही अच्छा एक ओपेरा आता था जिसे हम कह सकते हैं रेडियो पर आता था, जिसमें कि बहरे बाबा नाम था उसका। चंद्रभूषण त्रिवेदी रमई काका के नाम से विख्यात हैं, उन्होंने इसका शुरुआत की थी और एक हास्य ओपेरा था हम कह सकते हैं। तो एक प्रकार से बहरेपन को कभी भी बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाता, और अगर कोई बहरा है तो उसका समाज में एक प्रकार से मजाक ही उड़ाया जाता है। तो इन्हीं तमाम विषयों को देखते हुए डायबिटीज के रोग में क्या बहरेपन का होना जल्दी होता है, क्या रिश्ता है इन दोनों के बीच में, इस सब पर बात करने के लिए आज हमने एक विशेषज्ञ को अपने बीच बुलाया है, जो कि ईएनटी डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं और शीघ्र ही जुड़ने वाले हैं। मुझे लगता है अब तक वो जुड़ जाना चाहिए था। मैं उन्हें कॉल करता हूँ कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, क्योंकि वो आपको थोड़ा सा बताएंगे इस विषय में। तब तक अपने प्रश्न तैयार रखिए कि आप क्या पूछना चाहेंगे उनसे उनके प्रेजेंटेशन के बाद। तो आप जुड़े नहीं हैं, आप जो आपको मेल आया उससे जुड़िए, तब आप दिखाई पड़े। और क्या, वो अटेंडी लिंक था, उससे तो केवल आप अटेंडी लिंक में आएंगे। एक आपको मेल आया उससे जुड़िए, तब नहीं तो आपको अपडेट कराऊं मैं। अगर ना उससे जुड़ पा रहे हो तो अपडेट करूं। देखिए मेल आया होगा, एक मेल आया होगा आपको क्लैरनेट की तरफ से मेल आया होगा 1 घंटे पहले। वो आपका फैकल्टी लिंक है, मैंने आपको एसएमएस भी किया था। अटेंडीज जुड़ चुके हैं हमारे, वो आपका इंतजार कर रही हैं। मैं आपका, शायद आप मुझे सुन भी पा रहे थे, बस अगर ना मिल रहा हो तो मैं दोबारा भिजवा। नहीं, एक आपको मेल आया होगा, ईमेल। हाँ बस उससे जुड़िए।
Sir, if Dr. Mishra has joined through the attendee link, please tell him to raise his hand. I will promote him to the panelist. अब आप आ गए, अब आप आ गए पैनलिस्ट लिस्ट में, जुड़ गए, आप जुड़ गए। अब आप जुड़ गए, अपना वीडियो खोलिए, शुरू हो जाएगी। वीडियो खोलिए, मैं आपका परिचय देता हूँ। Sir, आपका आवाज आ रही है? वीडियो अनुपम मिश्रा जुड़ चुके हैं हम लोगों के साथ। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी एक आधे मिनट की, और जैसा मैंने बताया कि डॉक्टर अनुपम मिश्रा हमारे केजीएमयू में ईएनटी विभाग के विभागाध्यक्ष हैं, और यही केजीएमसी से ही उन्होंने एमबीबीएस और एमएस किया है। और इस प्रकार से ये कहा जाए कि ईएनटी विभाग से उनका जुड़ाव बहुत पुराना है, अभी विभागाध्यक्ष हैं वो। तो आज जो हमारा विषय है उससे पूरा न्याय कर पाएंगे। अनुपम मिश्रा जी जो कि मैंने बताया आपको कि ईएनटी विशेषज्ञ हैं, और आज का टॉपिक जो है उस पर वो बात करेंगे, और इसके साथ उनका बहुत इंटरेस्ट रिसर्च में है। तो जो प्रश्न आज का था कि क्या सभी को, जितने डायबिटीज के रोगी हैं, सभी को सुनने की बीमारी कुछ न कुछ हो जाती है या उसमें फर्क होता है, तो उससे ऐसे प्रश्न आपके आएंगे, तो उनको अपने तक रखिए, उन्हें आप चैट बॉक्स में डालिएगा, और मैं प्रोफेसर अनुपम मिश्रा से आग्रह करूंगा कि वो डायबिटीज मेलाइटस में ऑडियोलॉजी के ऊपर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। प्रोफेसर मिश्रा। Yes, sir. Very good evening, sir. And first of all, I just wish to thank you for inviting me in front of these audience. And before I really begin, I just want to, submit a couple of disclaimers. Firstly, I have been in a habit of presenting amongst my own peer of otolaryngologists and neurologists and all. And I'm sure that this is going to be a very diverse sort of an audience with all sorts of physicians, even the medical graduates, maybe some peripheral health workers, not only that, some general public as well. So I had a bit of, it took me some time, in fact, in preparing the slides, and asked one of the residents to be as basic as possible. So I just wish to apologize beforehand in case my slides turn out to be a bit more technical that way. But I have tried to remove as many technicalities as I could. And I just wanted to make this topic a bit simpler so that it goes at the eye level of all my colleagues out there who are here to listen to me. And secondly, I'd like to present in a mix of Hindi and English, because that might facilitate a couple of patients and the patient's attendants to really understand the topic. Not only that, it will enhance them to really bring out some questionnaires at the grassroots levels, which are important in understanding this disease. And since I'm not a diabetologist, Dr. Narsingh Verma ji has been my teacher, and in fact, he's my very good senior. So he's the well-known diabetologist in the city, but I'll be obviously helping him in some sort of audiological aspects, what we have seen at our department and in my practice. So let's start with the concept of audiology in diabetes, which is a very important aspect, because ऑडियोलॉजी का मतलब होता है सुनाई देने की क्षमता का की जांच करना, या सुनने से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है, ये these get a back seat while treating diabetes mellitus. In fact, the patient अगर अंधा होने लगता है या नजरें कमजोर होती है तो वो ज्यादा फिक्र करता है डायबिटीज की, उसकी किडनी खराब होती है तो उसको ज्यादा दिक्कत आती है। अगर सुनाई देने में प्रॉब्लम है तो डायबिटीज में उसको दिक्कत जरा कम होती है, सुनाई देना वो नजरअंदाज बहुत आसानी से कर लेता है, क्योंकि उसके विकल्प भी हमारे पास होते हैं हियरिंग एड लगाने के, और अगर थोड़ा बहुत कम भी सुन रहा है तो भी उसे फर्क नहीं पड़ता है। सो हम यही बताना चाहेंगे कि ऑडियोलॉजी कितना इम्पोर्टेंट है, ऑडियोलॉजी और ये सुनने की क्षमता कितनी जरूरी है, और क्या क्या करें उससे बचने के लिए, और अगर हो जाता है तो क्या उसके प्रयास होने चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसे डायबिटीज एक क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसका क्योर संभव नहीं है, ये केवल मैनेज करी जाती है। ये इंपॉर्टेंट चीज है जानना। अगर डायबिटीज हो गई तो ये मत समझिए डायबिटीज ठीक हो जाएगी, डायबिटीज आप संभाल सकते हैं केवल। तो कहने का मतलब ये है कि अगर डायबिटीज है तो ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे अब हम थोड़ा नजरअंदाज कर लें, थोड़ा लापरवाही कर लें। बोले कुछ नहीं, आप चाहें जो कर लें, ठीक तो आप कभी नहीं होंगे।
मगर अगर आपने मैनेज नहीं किया, आपने उसकी देख रेख नहीं करी तो और ख़राब होती जाएगी। और क्या क्या चीज़ें होती हैं जो डायबिटीज़ में हमारे सुनने के मैकेनिज्म को इन्वॉल्व करती हैं। ये बहुत से टेक्निकल टर्म्स हैं जो मैं नहीं बताना चाहता हूँ। केवल पहली चीज़ बताना चाहूँगा, इसे माइक्रो एंजियोपैथी कहते हैं। यानी कि जो खून की नसों की छोटी वैरायटी होती है, उसमें अगर बीमारी हो जाती है उसे माइक्रो एंजियोपैथी कहते हैं, और डायबिटीज़ में खूब देखी जाती है, जिसमें शुगर का फ्लक्चुएशंस की वजह से ये होती है। बाकी सब टेक्निकल चीज़ें हैं, इसलिए मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा। और इसकी वजह से होता क्या है कि मरीज़ की सुनने की नस कमज़ोर होने लगती है। 2 तरीके के सुनना होता है, एक कान का पर्दा होता है और एक कान की नस होती है। अगर कान के पर्दे में किसी ने झापड़ मार के छेद कर दिया या सुई से छेद हो गया, औजार लग गया, तो पर्दा बना के उसकी सुनाई देना वापस आ सकता है। मगर सुनाई देने की नस अगर कमज़ोर हो जाती है, तो जैसे बुढ़ापा है उसी तरीके से है, कभी जवानी वापस नहीं आती। तो अब आपकी इच्छा है, आप एक्सरसाइज करके बुढ़ापा धीरे-धीरे लाते हैं या एकदम से आप सारी प्रयास छोड़ के उसका जो सेंसरी न्यूरल कॉम्पोनेंट या सुनने की नस की कमजोरी उसको बढ़ाते जाते हैं। तो सुनने की नस खराब होना इसकी वजह से लाजमी है। और यही नहीं, कंडक्टिव पैथोलॉजी का मतलब ये होता है, जैसे पर्दा का फटना से रिलेटेड जितनी चीजें होती है, पर्दा सख्त हो जाता है और उस बाहर और बीच वाले कान में भी परेशानी होने लगती है, तो कंडक्टिव पैथोलॉजीज भी होने लगती है इसमें। तो मेन होती है इसमें सेंसरी न्यूरल, यानी कि सुनाई देने की नस की कमजोर होना, जो कभी पूरी तरीके से वापस नहीं आता है। तो इसलिए इसका जानना जरूरी है ये। फिर एक 3 पॉइंट और मैं बताना चाहूँगा जो इम्पोर्टेंट है। पहली चीज़, शुगर जो फ्लक्चुएट करती है, अगर शुगर कम होती है एक समय के साथ, तो उसमें भी आपकी सुनाई देने की क्षमता की कमी आती है। तो जो फ्लक्चुएटिंग शुगर है, ज़रूरी नहीं शुगर बहुत ज़्यादा हो, कम शुगर में भी दिक्कत आती है, मगर ज़्यादा शुगर में ज़्यादा दिक्कत आती है, इसमें कोई दो राय नहीं। और अगर 2 किस्म के लोग हम मान के चलें, एक में डायबिटीज़ है और एक में नहीं है, तो जिनमें डायबिटीज़ है उसमें देखा गया है कि सुनाई देने की क्षमता 2 गुनी ज़्यादा होती है बजाय इनके उनसे जिनके डायबिटीज़ नहीं है। और नॉट ओनली दैट, एक कुछ लोग होते हैं इनको हम प्री डायबिटीज़ कहते हैं। प्री डायबिटीज़ का मतलब होता है जिनके डायबिटीज़ चालू होने वाली है, इस तरीके से समझिए। इसका एक टेक्निकल परिभाषा जो मैंने यहाँ लिखी हुई है, मगर ये मान के चलिए प्री डायबिटीज़ का मतलब है आपने लापरवाही करी है या आपकी फैमिली हिस्ट्री है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ कभी भी शुरुआत हो सकती है, आप बिल्कुल बॉर्डर एज पे हैं। तो ऐसे में देखा गया है कि 1/3 लोगों में सुनाई देने की क्षमता की कमी हो जाती है बनस्पत के सामान्य लोगों से जिनकी ब्लड शुगर नॉर्मल है। तो इसलिए शुगर का कंट्रोल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक और चीज जानने की है कि जो सुनाई देने की क्षमता है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है, दोनों कान में बराबर नस की कमजोरी के साथ धीरे धीरे प्रेजेंट करती है, और खास तौर से हाइयर फ्रीक्वेंसीज के साथ। जो बहुत महीन आवाज है वो पहले जाती है, मोटी आवाज बाद में जाती है। तो ये डायबिटीज की सुनाई देने की प्रक्रिया है। फिर ये दूसरी टेक्निकल चीज है, इसमें हम ज्यादा नहीं जाना चाहेंगे, बस केवल ये जानना चाहेंगे क्योंकि ये छोटी छोटी नसों को इन्वॉल्व करती है, इसलिए इसका ब्रेन में भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो अल्टीमेटली जो सुनाई देने की क्षमता है वो ब्रेन की वजह से भी जा सकती है, सुनने की नस की वजह से भी जा सकती है, और कंडक्टिव हियरिंग लॉस की वजह से भी जा सकती है। अच्छा, इसके परिणाम क्या होते हैं, इम्पैक्ट क्या होते हैं, इससे फर्क क्या पड़ता है? एक तो सुनाई देने में दिक्कत तो होती ही है, फिर आप मान लीजिए आप सीटी सुन भी रहे हैं तो आवाज समझने में दिक्कत होती है जब आपको सुनाई देने की कमी होती है डायबिटीज की वजह से। फिर आप मेडिकल मैनेजमेंट यानी कि जो दवाई आप इलाज करेंगे उसका खर्चा आपका बढ़ता है। सोशल लाइफ आपकी खराब होती है कि आपका किसी भी तरीके से जिसे कहते हैं इंटरेक्शन लोगों से कम हो रहा है। और यही नहीं, आप के जो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार, उसमें भी कमी आती है क्योंकि आपकी सुनाई देने में कमी होती है। इसके अलावा आप एक दूसरे से रोजमर्रा की बातें करने में दिक्कत होती है। तो इसका इम्पैक्ट कई डोमेन्स में होता है। तो इसलिए कोशिश यही होनी चाहिए कि डायबिटीज ना हो, अगर हो तो उसकी शुरुआत में ही कंट्रोल करें ताकि सुनाई देने का कष्ट ना हो, नहीं तो आगे चल के दिक्कत आएगी। अब
कैसे सुनाई देना रोकें। ये 3 प्रिवेंशन के तरीके माने गए हैं हमारे मेडिकल लिटरेचर में। पहला होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी, तीसरा होता है टर्शरी। अब हम 2-3 स्लाइड स्किप करना चाहेंगे क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, मैंने अभी बीच में रियलाइज किया। और एक ये चार्ट आपको मैं दिखाता हूँ जिसमें काफी कुछ आपकी है मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, प्राइमरी का मतलब होता है कैसे उसको रोका जाए, मतलब हियरिंग लॉस होने से पहले ही क्या करें, बहरापन आने से पहले ही क्या करें कि बहरापन ना आए, इसको हम कहते हैं प्राइमरी। और अगर बहरापन आ गया है, हमें नहीं पता चला, एकदम शुरुआत में है, तो उसको जल्दी से जल्दी कैसे देखें और क्या करें ताकि इसके आगे ना बढ़े, इसको कहते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन। और टर्शरी प्रिवेंशन का मतलब होता है कि जब आपको सुनाई देना खास तौर से खराब हो चुका है, आपको दिक्कत बढ़ चुकी है, तो उसको मैनेज कैसे करें, उसका इलाज कैसे करें और उसको रिहैबिलिटेट कैसे करें। तो ये 3 किस्म के प्रिवेंशन तरीके होते हैं। अब अगर एक इंडिविजुअल लेवल देखें, एक व्यक्तिगत मरीज के स्तर पे देखें, तो प्राइमरी प्रिवेंशन का कैसे करते हैं, पेशेंट को समझा बुझा के करते हैं कि भैया आप ये कुछ ऐसी चीजें हैं करिए, और शुगर कंट्रोल रखिए, एक्सरसाइज करते रहिए, व्हाटएवर जो भी डायबिटीज के प्रिवेंशन के तरीके होते हैं सब उनको बताते हैं ताकि उसको ये सुनने की शक्ति कमजोर ना हो। और अगर इसकी शुरुआत हो गई है तो एक इंडिविजुअल स्तर पे यानी कि मरीज के स्तर पे हम उसकी जांच करेंगे, और जांच करने के बाद उसको उसका इवैल्यूएशन करेंगे, और फिर जो उसकी सुनाई देने में कमी आती है उसके हिसाब से मरीज को राय देंगे। तीसरी चीज होती है, अगर मरीज में सुनाई देने की मतलब अच्छी खासी दिक्कत हो गई है तो उसमें एम्पलीफिकेशन यानी कि हियरिंग एड देंगे। और एक किस्म का होता है कॉक्लियर इम्प्लांटेशन, जिसे एक किस्म की मशीन होती है जो ऑपरेशन करके कान के अंदर लगाई जाती है। तो या तो बाहर से हियरिंग एड देंगे या इम्प्लांट करेंगे, ये निर्भर करता है मरीज किस किस्म का है। और ऑडिटरी रिहैबिलिटेशन करेंगे उसको ऑडिटरी रिहैबिलिटेशन अपने में एक अलग वो है, बट ब्रीफ में मैं बताना चाहता हूँ। जैसे उसको सिखाना, साइन लैंग्वेज दिखाना, जो बिल्कुल नहीं सुन पा रहा है इशारे से बताना, या मुंह चला के उसे हिप रीडिंग कहते हैं। इस तरीके से ये सारे तरीके होते हैं जिससे हम रिहैबिलिटेट करते हैं। तो एक मरीज के लेवल पर ये हम चीजें कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी प्रिवेंशन में। अच्छा, समुदाय के उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम हेल्थ कैंपेन कर सकते हैं, मीडिया वालों से कह सकते हैं कि ये जो मतलब रोकथाम के तरीके हैं उनको हम किसी तरीके से इनका प्रचार करें। और अगर ये हो जाता है हियरिंग, तो क्या कर सकते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हेल्थ फेयर या कोई गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्क्रीनिंग प्रोग्राम हम कर सकते हैं, जिसमें हम रेफर पेशेंट को कर सकते हैं टू हायर सेंटर। तो ऐसे में एक समुदाय को हम एन मास स्क्रीन करके इसका आगे इंटरवेंशन के लिए हम एक हायर सेंटर पे भेज सकते हैं। और फिर समुदाय के लिए हमें जो करना है, अगर समुदाय में अधिकतर लोग वाकई बहरे हो गए हैं तो इनको बताना है कि किस तरीके से इनको एक साथ रहना है, एक पीयर प्रेशर के अंदर कैसे रहना है, और बजाय इसके कि तरह तरह की मेंटल प्रॉब्लम आए या डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, इनको उसके साथ जीना सिखाते हैं, जो भी हम साधन दे सकते हैं उनके साथ। अच्छा, और पूरे सिस्टम को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, पहले चीज तो प्रिवेंटिव केयर को किस तरीके से इम्प्रूव की एक्सेस हम इम्प्रूव कर सकें उस पर निर्भर करता है। फिर किस तरीके से हम सुनाई देने की सुविधा ज्यादा से ज्यादा मुहैया करा सके, ये डिपेंड करता है सेकेंडरी प्रिवेंशन में। और टर्शरी प्रिवेंशन में अगर हमारे पास अच्छे अस्पताल हैं तो किस हद तक हम मरीजों को अस्पताल में एक अच्छा ट्रीटमेंट मुहैया करा सकते हैं, ये हम तीसरे लेवल पे बात करते हैं। तो हमारे हिसाब से
तीन जो प्रिवेंशन के तरीके होते हैं उसके हिसाब से इंडिविजुअल, कम्युनिटी और सिस्टम के लेवल पर अलग अलग इंटरवेंशंस करने पड़ते हैं ताकि हम इसको रोक सकें। अच्छा, अब हम ये बताना चाहेंगे यहाँ पर कि प्राइमरी प्रिवेंशन जो होता है उसमें क्या क्या स्ट्रेटजीज होती हैं। सबसे पहले मरीज को बताना, काउंसिल करना। PWD का मतलब होता है पीपल विद डेफनेस, राइट। तो ऐसे पेशेंट्स को क्या कर सकते हैं ताकि ये हियरिंग लॉस यानी कि जो बहरापन है वो ना हो। सबसे पहले इनको हम एजुकेट करेंगे रिस्क फॉर अर्ली ऑनसेट ऑफ एज रिलेटेड हियरिंग लॉस। फिर प्रोग्रेसिव नेचर ऑफ हियरिंग लॉस ड्यू टू अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, ये बताएंगे कि ये बराबर बढ़ता जाएगा अगर डायबिटीज अनकंट्रोल्ड रही तो। फिर इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू नॉइज एंड ड्रग रिलेटेड हियरिंग लॉस, जो शोर शराबा होता है, ये जो ड्रग इंड्यूस यानी कि दवा के माध्यम से जो बहरापन होता है वो अगर डायबिटीज हो तो और बढ़ जाता है। यही नहीं, मॉनिटरिंग और अर्ली इंटरवेंशन का एक अपना अलग सा वो है रोल है, इसलिए पेशेंट को एजुकेट और काउंसिल करना इंपॉर्टेंट होता है इन चीजों के लिए। ये तो है जो रिस्क पे हैं उनको क्या करें। और अगर मान लीजिए पेशेंट को प्रिवेंट करना है तो हमें जो नॉइज एक्सपोजर है यानी कि शोर शराबा है उसको कम करने की आवश्यकता है। और जो हियरिंग प्रोटेक्शन डिवाइस होती हैं जैसे ईयर प्लग्स होते हैं, बहुत शोर शराबे में आप कान में ईयर प्लग लगा लीजिए ताकि धाड़ पाड़ से थोड़ा सा आप दूर रहें। फिर ओटोटॉक्सिक मेडिकेशन का मतलब होता है जो दवाइयाँ सुनाई देने को खराब करती हैं उसके बारे में ज्ञान होना, ये होना जरूरी है अगर पेशेंट को बहरापन रोकना है। फिर जो शुरुआत वाले लक्षण होते हैं इसका ज्ञान होना भी मरीज को जरूरी है। क्या क्या लक्षण होते हैं आप सबको मालूम होना चाहिए। सबसे पहले जब शुरुआत होती है तो पहले कान में भारीपन सा महसूस होता है, फिर कान में थोड़ी झंझनाहट शुरू होती है और उसके बाद सुनने में परेशानी हो, सुनने मतलब बोली पहचानने में, स्पीच रिकग्निशन में परेशानी होती है, खासतौर से जब शोर शराबा हो। पहले मरीज ये नहीं कहता कि हमें सुनाई देने में कमी आ रही है, बाद में आता है। सबसे पहले कान में फुलनेस का सेंसेशन होता है, भारीपन, फिर झंझनाहट का, और फिर बोली पहचानने में दिक्कत होती है शोर शराबे के उसमें। तो जब ये तीन चीजें आने लगे तो मान के चलना चाहिए कि अब हमें जांच करानी चाहिए कि हो सकता है हमारी सुनाई देने की क्षमता कम हो रही हो जो हमें खासतौर से ऐसे पता नहीं चल रही। और क्या क्या चीजें ऐसी हैं जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए अपने लाइफस्टाइल में। सबसे पहले अल्कोहल का ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। ब्लड प्रेशर कायदे से कंट्रोल में रखना चाहिए। हाइपरटेंशन अगर है तो उसका कायदे से इलाज करिए। कोलेस्ट्रॉल और का लेवल एक लेवल से ज्यादा ना हो तो ही बेहतर है। और धूम्रपान या किसी तरीके के तंबाकू का सेवन जितना ना करें तो उतना अच्छा है। अच्छा, किस तरीके से हम मरीज को देखेंगे, किस तरीके से हम पेशेंट्स को इन्वेस्टिगेट करेंगे, वो दो तरीके होते हैं, पीटीए और ओई। पीटीए मालूम होना चाहिए, एक चीज होती है इसे कहते हैं ऑडियोमेट्री। तो ऑडियोग्राम जो है वो एक किस्म की जांच होती है जो मशीन द्वारा करी जाती है, जिससे पता चलता है कितनी फ्रीक्वेंसी पे मरीज कितना कम सुनता है। ये रूटीन में हम लोग करते हैं। तो अगर जरा से भी वो तीन लक्षण जैसे मैंने पहले बताया किसी को होता है तो उसको पीटीए करवाना चाहिए और देखना चाहिए कि कितना सुनाई देने में कष्ट है। फिर बेसलाइन इवैल्यूएशन कैन एस्टैब्लिश हियरिंग स्टेटस टू इंप्रूव एबिलिटी एंड मॉनिटर। बेसलाइन इवैल्यूएशन मतलब है अगर हम कई बार पीटीए करते हैं तो एक बेसलाइन मिल जाती है देखने के लिए कि बार बार पीटीए जो हो रहा है उसको खराब कर रहा है सुनाई देना या बराबर वैसे ही उसका स्टेटस बराबर चल रहा है। अगर खराब हो रहा है बराबर
तो जरूर कुछ ना कुछ आपको इंटरवेंशन करना चाहिए, डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए, नहीं तो सुनाई देना और खराब हो जाएगा। फिर ये जरूरी है जानना कि जिसके डायबिटीज है और इसको सुनाई देने में दिक्कत, उसको कम से कम 2 साल में एक बार सुनाई देने की जांच कराते रहना चाहिए, देखने के लिए आपका स्टेटस खराब तो नहीं हो रहा है। ये होता है प्योरटोन ऑडियोग्राम, जो भी मैंने बताया। ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर ये इंटेंसिटी हम चार्ट करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये आपका सुनाई देना की जो लाइन यहाँ पर है वो कहीं पर यहाँ होनी चाहिए सामान्य उसमें। तो ये जब नीचे गिर जाती है तो यानी कि आपको सुनाई देना खराब हो गया है। उसी तरीके से ये सुनने की नस के ताकत की लाइन होती है। सुनने की नस की ताकत ये 20 के आसपास बिल्कुल सीधी जाती है। अगर ये बराबर नीचे गिर रही है तो उसका मतलब ये है कि हाई फ्रीक्वेंसी पर सुनाई देने की नस कमजोर हो रही है, और सुनाई देने की नस कमजोर होने के साथ साथ टोटल सुनाई देना भी कम है। तो ये डायबिटीज का फुल ब्लोन केस जब होता है तो इस तरीके का दोनों कान में, ये दोनों कान के हैं, लाल वाला दाहिना कान का है, नीला वाला बाएं कान का है, तो दोनों कान इनके खराब हो चुके हैं और सुनने की नस हाई फ्रिक्वेंसी पर काफी कमजोर हो चुकी है। अब आप क्या पूछेंगे ये जानने के लिए कि आपको कुछ सुनाई देने में दिक्कत है कि नहीं है? ये सवाल हैं जो ज्यादातर लोगों से पूछने चाहिए अगर जरा सा भी लग रहा है कि आपको सुनाई देने में एक दिक्कत है। पहली चीज है, डू यू और योर फैमिली परसीव एनी चेंज इन योर हियरिंग? आप तो कहेंगे बढ़िया सुनाई दे रहा है, मगर क्या आपके घर वाले कहें आपको कम सुनाई दे रहा है? डू यू हैव हियरिंग डिफिकल्टीज इन क्वाइट और नॉइज? शांति में आपको कुछ सुनने में दिक्कत है या शोर शराबे में दिक्कत है, ये पूछना चाहिए। फिर 2 साल में आपने अपनी जांच कराई कि नहीं कराई, ये भी जानना बहुत जरूरी है। ये भी पूछना इंपॉर्टेंट है कि क्या आपको मालूम है ये डायबिटीज का रोग या मधुमेह का रोग किस तरीके से आपकी सुनाई देने में कमी करेगा, या आपको लग रहा है कि आपकी सुनाई देने में कोई दिक्कत हुई है या नहीं हुई है। और फिर क्या आपको इतना ज्ञान है कि इसको, ये जो रिस्क आपको है बहरेपन की, उसको कम कैसे किया जा सकता है। तो अगर ये सारी चीजें इफ द पेशेंट आंसर्स यस टू क्वेश्चन 1 और 2, अब मैं बहुत डिटेल में जाना नहीं चाहता हूँ, मैं कहने का मतलब ये है कि ये थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, मगर फिर भी अगर आप जानना चाहें तो मेरे हिसाब से ये एक इम्पोर्टेंट सी चीज, ये इम्पोर्टेंट सी चीज है जो आपके उसमें होनी चाहिए। अगर पहले 2 सवालों का जवाब यस है या नहीं है, खासतौर से तीसरे के लिए और चौथे, पांचवे, छठे सबके लिए, तब आपको एक डायग्नोस्टिक सेंटर में जाना चाहिए। क्योंकि अगर इसमें आपका जवाब यस आ रहा है तो यानी कि कुछ गड़बड़ है, और इसका जवाब अगर नो आ रहा है चारों का तो भी यानी कि मतलब कुछ गड़बड़ है। तो ऐसे में आपको एक बार सुनने की जांच जरूर करानी चाहिए। अच्छा, मैं ये स्लाइड आपको कंफ्यूज करने के लिए नहीं है, केवल इंट्रोड्यूस करने के लिए है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं जानने के लिए कि जब डायबिटीज में सुनाई देने में दिक्कत आती है तो ये सारी चीजें अहमियत रखती हैं। सबसे पहले रिड्यूस स्पीच अंडरस्टैंडिंग, जैसे मैंने पहले ही बताया, फिर झंझनाहट का जानना, फिर तेज आवाज में एक्सपोजर होना, यानी कि मरीज पहले कोई बहुत शोर शराबे वाले एरिया में रहता था, फिर ओटोटॉक्सिक ड्रग यानी कि कान को खराब करने वाली दवाइयां इसने कभी इस्तेमाल करी हैं, तेज आवाज में कष्ट होना, ये भी जरूरी चीज होती है कुछ लोगों में, ये जानने के लिए कि ये डायबिटीज का असर सीधे नस पे आ रहा है। फिर कान में दर्द होना, किसी तरीके का चक्कर आना या चलते चलते गिर पड़ना, तो ये सारी चीजें डायबिटीज में होती है, मगर ये बाद वाले लक्षण, पहले वाले लक्षण हम बता चुके हैं, इसलिए कोशिश करनी चाहिए बाद वाले लक्षण का ज्ञान जरूर हो मगर इसकी नौबत ना आए। अब कैसे हम डायबिटीज को मैनेज करते हैं, एक ये
आखिरी के कुछ स्लाइड्स हैं जिसमें मैं बताना चाहूँगा कि जो बहुत ही उस टाइप की वो है। अब इसमें ये ख्याल करके चलिए, डिपेंड करता है कि आप किस हद तक सुनाई देना ठीक करना चाहते हैं। और अगर आप एक अच्छे लेवल पे ठीक करना चाहते हैं तो ये ध्यान करके चलिए कि एक चीज होती ईयर मोल्ड कहते हैं। ईयर मोल्ड का मतलब होता है, जैसे कान में आप अपना कोई भी ईयरफोन लगाते हैं तो एक किस्म के नॉब होते हैं जो कान के अंदर फिट कर लिए जाते हैं। ईयर मोल्ड जो हियरिंग एड का एक एंड होता है जो कान के अंदर जाता है, वो कस्टमाइज्ड बनता है, वो सब कान का अलग अलग होता है। तो अगर अलग अलग होगा तो उसमें सुनाई देने की क्षमता मरीज में ज्यादा आएगी। और नहीं तो क्या कहते हैं, अगर अलग अलग नहीं होगा, एक एक जैसा आप जेनरिक लेंगे तो उतना फायदा नहीं होगा। सबके कान के ढांचे अलग होते हैं, सबके कान की बनावट अलग होती है। तो कोशिश ये करना चाहिए कि ईयर मोल्ड कस्टमाइज्ड हो। और सेंसी न्यूरल हियरिंग लॉस, यानी कि सुनाई देने की जो नस की वजह से बहरापन है, ये केवल उन मशीनों द्वारा ठीक करा जा सकता है या इम्प्रूव करा जा सकता है जो साउंड को एम्पलीफाई कर सके, जैसे कि हियरिंग एड या ऑरल रिहैबिलिटेशन स्ट्रेटजी। से मैंने बताया, इशारों से बात करना, जबान हिला के बात करना जिसको बिल्कुल नहीं फायदा हो रहा है सुनाई देने का वो करने में। तो जो सुनाई देने की नस की ताकत है वो आप कुछ यंत्रों के माध्यम से या कुछ ऑरल रिहैबिलिटेशन स्ट्रेटजीज के माध्यम से इम्प्रूव कर सकते हैं। अब कुछ इम्प्लांटेड डिवाइसेस होती हैं, इम्प्लांटेबल डिवाइसेस, जैसे एक किस्म की होती है इसे हम बाहा कहते हैं। बाहा मतलब बोन एंकर्ड हियरिंग एड। एक किस्म का ऑपरेशन करके कान के पीछे वो लगा दिया जाता है। एक उसका एक पार्ट होता है और आखिरकार उस पार्ट से कनेक्टेड ऊपर खाल के ऊपर दूसरा पार्ट लगता है, और जब हम साउंड देते हैं तो सीधे वो हड्डी के माध्यम से मरीज को सुनाई देता है। तो जो बहुत ज्यादा पेशेंट खराब सुनते हैं उनका हम लोग ये हाँ उसका हम लोग ये लोग उसमें हम लोग ये यूज करते हैं। अच्छा, हमारे पास क्या क्या इलाज के तरीके हैं ये मालूम होने की आवश्यकता है। पहली चीज कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज, किस तरीके से मरीज से हम कम्युनिकेट कर सकें, किस तरीके से मरीज से हम बात कर सकें। जैसे अभी हम बता चुके हैं, हाथ हिला के बात करना, साइन लैंग्वेज जिसे कहते हैं। फिर मुंह हिला, मुंह की मतलब होठों के मूवमेंट से जज करना, उसे लिप रीडिंग कहते हैं। फिर कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज में कुछ, जैसे अंधे भी लोग होते हैं बहरे होने के साथ, तो उनको हम लोग उनका टैक्टाइल स्टिमुलेशन से कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेशन मतलब किसी भी तरीके से आपस में बात करना, चाहे जो भी तरीका हो। ऑरल रिहैबिलिटेशन का मतलब ये होता है कि सुनाई देने की शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयास करना, जिसमें मैं बता चुका हूँ हियरिंग एड होता है, कॉक्लियर इम्प्लांट होता है। तो ये सारी चीजें ऑरल रिहैबिलिटेशन में आती हैं। ऑरल ऑडिटरी ट्रेनिंग, एक बार कॉक्लियर इम्प्लांट आपके अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है तो जब तक आप उसको ट्यून नहीं करेंगे, उसकी ट्रेनिंग नहीं देंगे, तब तक मरीज को आवाज क्या ज्ञान नहीं होगा। फिर असिस्टिव लर्निंग डिवाइसेस, हियरिंग एड्स, इम्प्लांटेबल डिवाइसेस, ये अभी मैं बात करी। असिस्टिंग लिसनिंग डिवाइसेस होती हैं, वाइब्रो टैक्टाइल एड्स होती हैं, जैसे पेशेंट को सुनाई बिल्कुल नहीं दे रहा है मगर उसे सड़क क्रॉस करनी है, तो ऐसा क्या करना चाहिए ताकि उसको ये ज्ञान हो कि कहीं हॉर्न बज रहा है कि नहीं। तो ऐसे में करते क्या है कि कुछ कंपन करने वाले कुछ यंत्र होते हैं जो खाल के ऊपर फिट कर दिए जाते हैं, तो वो साउंड जब तेज आती है अगल बगल से तो वो कंपन करने लगते हैं। तो मरीज को अंदाजा हो जाता है झंझनाहट फील करके अपने त्वचा द्वारा कि कहीं कुछ आवाज आ रही है, तो वो इधर उधर देख लेता है और अपना काम करता है। तो इसे असिस्टिव लिसनिंग डिवाइस कहते हैं।
फिर हियरिंग एड के विषय में आपको सब जानते हैं, स्वर यंत्र जिसे हम कहते हैं, और इम्प्लांटेबल डिवाइस एक मैंने बाहा अभी बताया जो हड्डी के बाहर लगाया जाता है, और कुछ मिडिल ईयर डिवाइसेस होती हैं उनको यूज करते हैं। और एक मिनट, अब हम आपको यहाँ पर ले चलेंगे आखिरी की 2-3 स्लाइड्स पे। ये आखिरकार हमें इन सब चीजों की जरूरत क्यों है, ये समझना इंपॉर्टेंट है कि बाय रिकग्नाइजिंग एंड ओपनली डिस्कसिंग द इफेक्ट्स ऑफ डायबिटीज एंड एसोसिएटेड कंडीशन ऑन ऑडिटरी एंड वेस्टिबुलर सिस्टम्स, many potential pitfalls can be avoided during hearing rehabilitation and rehabilitation process with particular attention on hearing aid fittings. ये important जो वर्ड्स है इसको मैं हिंदी में थोड़ा सा क्लियर कर दूं। इसका मतलब ये होता है, अगर हम ये डायबिटीज के पूरे विषय को कायदे से ओपनली डिस्कस करते हैं और उस कंडीशन को सुनने या बैलेंस वाले सिस्टम से एक्सप्लेन करते हैं, तो बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो कमी आती हैं हियरिंग रिहैबिलिटेशन में, रिहैबिलिटेशन प्रोसेस में या हियरिंग एड फिटिंग में, वो ओवरकम हो जाती हैं और पेशेंट टॉलरेट अच्छी तरीके से करता है। तो इसलिए मरीज को इस विषय में ज्ञान होना जरूरी है। अगर एक बार उसके डायबिटीज होने के बाद बहरापन चालू हो गया हो और उसको इलाज अपना कराने की जरूरत पड़े तो। फिर इन हियरिंग एड फिटिंग्स ऑन डायबिटीज पेशेंट्स द ओल्ड सेइंग फाइंडिंग द प्रॉब्लम मेक्स इट हाफ सॉल्व्ड इज स्पेशली ट्रू। मतलब क्या हुआ कि अगर आप किसी को हियरिंग एड लगा रहे हैं ऐसे डायबिटिक मरीज को जिसको कम सुनाई देता है, तो पहले उसकी प्रॉब्लम सुनने की कोशिश करिए। अगर प्रॉब्लम समझ में आ जाती है तो इलाज आधा तो हो ही गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर नियरली एवरी केस ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट विद अकम्पनिंग डायबिटीज may be effectively ameliorated with a holistic approach to oral rehabilitation. तो अगर हम होलिस्टिक अप्रोच करें, होलिस्टिक अप्रोच मतलब हर एंगल से उसको हम रिहैबिलिटेट करने की कोशिश करें, तो सुनाई देने की क्षमता का काफी हद तक उपचार हम कर सकते हैं। और अगर पहले से ही हम सतर्क रहे तो किसी भी तरीके से आप उस हद तक बहरापन नहीं जाने देंगे जो आपको डेबिलिटेट कर दे, मतलब आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब कर दे और आपको बिल्कुल निरीह बना दे। तो मेरे हिसाब से अगर आप इतनी चीजें समझ लेते हैं और केवल ये जान लेते हैं कि हमें डायबिटीज से बचना ही नहीं है, डायबिटीज अगर हो जाए तो किस तरीके से उसको वहीं पर बस रोक देना है, और कंट्रोल ब्लड शुगर बहुत ही जरूरी है। किसी भी तरीके से शुगर आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होनी चाहिए। और यकीन मानिए ये एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। हालांकि फैमिली हिस्ट्री भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप किसी तरीके से प्रयास करेंगे तो ये ठीक नहीं हो सकती है। हाँ, इम्प्रूव भी हो सकती है और उस जगह स्टैटिक भी हो सकती है, मगर बिल्कुल इराडिकेट या ये बिल्कुल क्योर नहीं होगी, क्योंकि ये एक बार आपके जब पैथोफिजियोलॉजी डायबिटीज की ऐसी है एक बार चालू हो गई तो थोड़ा बहुत तो चलेगा ही, मगर लाइफ पूरी बढ़िया कटती है अगर आप उसे कंट्रोल वे में चलते हैं। और बस मेरे हिसाब से सुनाई देना एक ऐसी चीज है जिसको नजरअंदाज मत करिए, क्योंकि जब उम्र बढ़ेगी तो उम्र की वजह से भी आपको कम सुनाई देगा, और कहीं डायबिटीज हो गई तो और कम सुनाई देगा। तो दुनिया भर के मेंटल प्रॉब्लम्स और साइकाइट्रिक सिम्टम्स प्रेसिपिटेट करेंगे, वो आखिरकार आपको रोजमर्रे की जिंदगी में अत्यंत कष्ट होना शुरू हो जाएगा। तब बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, आप अकेले हो जाते हैं, और आखिरकार घूम फिर के ये सारी चीजें आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत सीवियरली इफेक्ट करती। तो ऑडियोलॉजी वाले एस्पेक्ट्स जो डायबिटीज के हैं, जिनके बारे में लोगों को ज्ञान कम है या जो नजरअंदाज करे रहते हैं, वो आज के बाद कृपया करके अगल बगल वालों से ये कहें इसको नजरअंदाज न करिए, इसके बारे में थोड़ा ज्ञान रखिए, और अगर हो जाती है तो उसको तुरंत जल्दी से जल्दी मैनेज करिए, आगे मत बढ़ने दीजिए। जिनके डायबिटीज है उनको ये पैदा न हो इसका पूरा प्रयास करें। अगर
हम लोग की कोई जरूरत पड़े तो आपका स्वागत है, आप कभी भी आ सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू डॉक्टर वर्मा जी। अब आई एम रेडी टू टेक एनी क्वेश्चंस इफ एनीवन रियली विशेस टू आस्क मी एनीथिंग, और एल्स हम एक चीज जरूर आपसे कहना चाहेंगे। एक पिक्चर ब्लैक आई थी अमिताभ बच्चन की, जिसमें एक लड़की होती है, एक्ट्रेस का नाम जो भी, एक लड़की है वो बेसिकली अंधी भी है और बहरी भी है। वो आप लोग जरूर देखिए, उससे आपको पता चलेगा कि प्रॉब्लम होती कितनी कष्टकारी है अगर सुनाई देने में प्रॉब्लम। तो मेरे हिसाब से आई एम रेडी टू टेक एनी क्वेश्चंस फ्रॉम एनीवन हूसोएवर विशेस टू आस्क। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनुपम मिश्रा, जो आपने एक ऐसे विषय पर विस्तार से बताया जो कि बहुत कम विस्तृत रूप से डिस्कस किया जाता है। इस विषय पर बात ही नहीं होती। जैसा कि आपने प्रारंभ में कहा था कि अगर आंखें जाने लगती हैं, गुर्दे पर प्रभाव होता है, तो दुनिया भर की जांचें तुरंत प्रारंभ हो जाती हैं। परंतु अगर मान लिया सुनने में कोई कष्ट होता है, तो आपके आने के पहले मैं कह रहा था कि हमारे समाज में सुनने की कमी को एक प्रकार से हास्य के रूप में लिया जाता है। लोग उसका मजाक बनाते हैं, लेकिन उसको ठीक करने के विषय में कोई बात नहीं होती। एक बहुत अच्छा प्रश्न आया है डॉक्टर संजीव पुरी का, जो जानना चाहते हैं कि अगर हेडफोन पहनता है कोई, या मोबाइल के समय बात करते समय, या लैपटॉप यूज करते समय, तो क्या इसका प्रभाव उनकी सुनने की क्षमता पर पड़ सकता है? ऐसा है डॉक्टर वर्मा जी, ये बेसिकली बहुत अच्छा सवाल है, और कई लोगों ने हमारे ओपीडी में भी ये खूब सवाल किए हैं। इसका जवाब बहुत ही सिंपल है और बहुत ही कॉमन सेंस से रिलेटेड है। अगर किसी चीज की अति होगी तो कहीं ना कहीं गड़बड़ आपको दिखाई देगा। तो चाहे आप नॉइजी एनवायरनमेंट में रहिए, चाहे आप ईयरफोन लगाइए, चाहे हेडफोन लगाइए, चाहे जो करिए, अगर एक लिमिट से ज्यादा करेंगे तो उसका असर आपको दिखेगा ही दिखेगा। और अभी कुछ शोध कार्य हुए हैं, एक पीजीआई चंडीगढ़ से 2 साल पहले एक शोध प्रपत्र आया था, जिसमें उन्होंने साफ साफ बताया था कि जो 10 साल से ऊपर मोबाइल फोन यूज करते हैं कान में लगा के, और 4 घंटा या 3 घंटा, ऐसे मेरे को एग्जैक्टली डेटा याद नहीं है, मगर हाँ कई घंटे जो लगातार लगा के बात करते हैं, उनका देखा गया है 10 साल के बाद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सुनाई देने में क्षीणता दिखती है। अभी पूरी तरीके से शोध के रिजल्ट फाइनलाइज नहीं हुए हैं, मगर ओवरऑल वर्ल्ड वाइड ये एक्सेप्टेड फैक्ट है कि जितना ज्यादा आप नॉइज एक्सपोजर में रहेंगे तो उतना ही आपका सुनाई देने में कष्ट होगा आने वाले कल में। यही नहीं, एक चीज होती है, जैसे मोबाइल फोन में ईयरफोन आप लगा रहे हैं, कॉर्ड वाला ईयरफोन लगा रहे हैं, तो फिर भी थोड़ा सा सेफ है। मगर अगर सीधे मोबाइल फोन को आप कान पे रख के बात कर रहे हैं, तो एक शोध कहता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, उनकी वजह से भी आपकी सुनाई देने में दिक्कत पड़ती है। तो ये एसेंशियली डायबिटीज से रिलेटेड तो नहीं है, मगर अगर डायबिटीज साथ में होती है और सुनाई देने में कष्ट डायबिटीज की वजह से हो रहा है, तो मेरे समझ में यह है कि ये सारी चीजें उसमें एडअप करने का पूरा पोटेंशियल रखती हैं। तो कोशिश यही करना चाहिए कि ब्लूटूथ का इस्तेमाल ना करें। अगर करना है तो कम वॉल्यूम पे, जैसे नॉर्मल कॉर्ड वाला ईयरफोन है उसको आप यूज कर सकते हैं। और कोशिश यही करिए कि सीधे मोबाइल को कान पे रख के बात ना करें, जो इनफैक्ट सभी करते हैं, मैं भी करता हूं, कोई ऐसी बात नहीं। मगर ये जो शोध आए हैं उनके हिसाब से है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत ज्यादा मत करिए, नहीं तो आखिरकार घूम फिर के आपकी सुनाई देने में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकती है। तो फिर आपका सलाह ये है कि कान के पास लगाने के बजाय मोबाइल को लाउड स्पीकर पर डाल दिया जाए, और मोबाइल रखा है और हम बात कर रहे हैं, वो ज्यादा अच्छा? हाँ हाँ, वो ज्यादा अच्छा है, मगर उसमें होता है कि कई बहुत सी प्राइवेट बातें करनी होती है तो आप स्पीकर फोन पे नहीं कर सकते हैं, और इसलिए सेफ यही होता है कि वायर वाला कॉर्ड यूज करके ईयरफोन लगा के बात करिए। और अगर स्पीकर फोन पे आप कंफर्टेबल है तो स्पीकर फोन पे भी कर सकते हैं, कोई सी बात। एक और अच्छा प्रश्न आया है कि अगर कोई ऐसी आप टिप बताना चाहें मॉडिफिकेशन की, जो कि सुनने की क्षमता को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करती हो, तो उसको लोग सुनना चाहते हैं। जी, असल में मॉडिफिकेशन के जो आप कह रहे हैं, तो एक कहावत है
इंग्लिश में प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये हर जगह लागू होती है। आप मेडिसिन के किसी भी क्षेत्र में जाएं, वहां ये तकिया कलाम हर जगह बिल्कुल मतलब हर जगह से दुरुस्त बैठता है। तो उसी तरीके से ये है, अगर आप चाहते हैं कुछ ऐसे मॉडिफिकेशन जिसकी मैं आपको सुनाई देने यानी कि बहरापन आगे ना बढ़े या कम हो जाए या वापस आ जाए, तो उसका तरीका यही होता है कि सबसे पहले उन चीजों से बचिए जिनकी वजह से ये बढ़ सकता है या बढ़ रहा है या बढ़ने की गुंजाइश है। वो मैंने आपको लक्षण बता रखे हैं। जैसे शोर शराबे वाला एरिया में आप नहीं रहेंगे, डायबिटीज का स्ट्रिक्ट कंट्रोल करेंगे। यही नहीं, जो दवा आप ले रहे हैं ये खास तौर से ये देख के लेंगे कि कान पे तो खराब असर करने वाली ये दवा नहीं, जैसे जेंटामाइसिन इंजेक्शन होता है, खास तौर से टीबी वाले पेशेंट को स्ट्रेप्टोमाइसिन लगता है, वो सीधे कान पे खराब असर करता है। तो इस टाइप की दवाइयों का सेवन ना करें। और यही नहीं, अगर आपको कुछ मेरे हिसाब से दवाइयां लेनी, तो कुछ न्यूरोट्रॉपिक मेडिकेशंस होते हैं, मल्टी वाइटामिन्स होती हैं जिसमें न्यूरोट्रॉपिक वाइटामिन्स हैं, जैसे विटामिन B12, फोलिक एसिड, इस टाइप की चीजें होती हैं। एक किस्म के पेंटॉक्सीफाइलिन कंपाउंड होता है, जिसमें मैं ट्रेड नेम तो यहाँ नहीं ले सकता हूँ क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें एडवर्टाइजमेंट समझा जाएगा, मैं ट्रेड नेम लूंगा, नहीं तो मैं कंपाउंड का नाम इसीलिए बता रहा हूँ कि जितने भी मल्टी वाइटामिन वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, खासतौर से इसमें न्यूरोट्रॉपिक मेडिकेशंस हैं, विटामिन B12, फोलिक एसिड, इस टाइप की चीजें, इनका सेवन करने से एक कंपाउंड होता है रियोलॉजिकल एजेंट, जिनको हम पेंटॉक्सीफाइलिन जैसे मैंने बताया, वो लेने से ये लोकल ब्लड सप्लाई वहां की अच्छी रहती है, प्लस न्यूरोट्रोपिज्म यानी कि नस की ताकत को बढ़ाने के ये जो पदार्थ हैं, वो आपकी सुनने की क्षमता की को कम करने की रफ्तार को कम कर देंगे। बिल्कुल जीरो तो नहीं कर पाएंगे, मगर फिर भी काफी हद तक आपको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं एलिमेंट्री लेवल पे। और धीरे धीरे आपका कान खराब होगा उम्र के साथ, जैसे सबका कान क्षीण होता आपका भी होगा, मगर एक लेवल पे आपको कंफर्टेबल लगेगा ताकि आप एक नॉर्मल परफॉर्मेंस लाइफ लॉन्ग कर सके। तो मॉडिफिकेशन के तौर पे सबसे पहले प्रिवेंशन हो गया। दूसरी चीज जो दवाइयां होती हैं उसमें मैंने जो आपको बताई हैं, ये बहुत से ट्रेड नेम से आती हैं, जेनरिक भी आती हैं, इनका आप सेवन बराबर कर सकते हैं, सालों कर सकते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। कोशिश यही करनी चाहिए डॉक्टर की सलाह लेके, अपने सुनाई देने की जांच करा के, और ये देख के कि बराबर समय के साथ आपकी सुनने की क्षमता क्षीण हो रही है या बढ़ रही है या क्या हो रही है, उसके हिसाब से आप आगे बढ़िए। बहुत अच्छा आपने प्रश्न का उत्तर दिया है। स्लाइड्स आप शेयर करना बंद कर दीजिए तो कुछ आपका चित्र बड़ा आने लगेगा। अरे सर, अभी दूसरा प्रश्न एक बहुत अच्छा प्रश्न है, जो मुझे लगता है मेरे लिए तो काफी कठिन प्रश्न है, कि उम्र के साथ सुनने की क्षमता कम हो जाती है। अब डायबिटीज के रोगी में ये जानना, क्या कोई ऐसा टेस्ट है जो ये बता सके कि सुनने की क्षमता अपने आप उम्र के हिसाब से कम हुई है या डायबिटीज की वजह से कम है? एक बार फिर से बताइए सर, मैं सुन नहीं पाया। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है सुनने की क्षमता कम हो जाती है जी। अब इसको डिफरेंशिएट करना कि डायबिटीज की वजह से कम हो रही है या की वजह से कम हो रही है, कोई ऐसा टेस्ट है क्या? सर सबसे पहले तो जरूरी ये होता है, ये देखिए सबका एडिटिव इफेक्ट होता है। अगर आपकी उम्र बढ़ रही है और आपके डायबिटीज भी है, ठीक है, तो दोनों सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस करेंगे। अब डायबिटीज की सीवियरिटी कितनी है और डायबिटीज के ड्यूरेशन से डिपेंड करता है कि आपका कितना सुनाई देने की कम। ये नहीं कि अभी आपको 6 महीने से डायबिटीज हुई, उससे पहले आप बिल्कुल चंगे थे और अब आपको एकदम से सुनाई देना बैठ गया, इसकी चांसेस बहुत कम है। चांसेस की ज्यादा होती है कि कितनी लंबी दौर पे आपकी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज रही है। जैसे मान लीजिए 20 साल से आपके डायबिटीज है, अनकंट्रोल्ड है, वो खराब होती है मल्टी ऑर्गन सिस्टम फेलियर में। जैसे रेटिनोपैथी भी इस पे डिपेंड करती है, नेफ्रोपैथी भी इस पे डिपेंड करती है, ऐसी ओटोपैथी यानी कि जो ऑडियोपैथी से कहते हैं वो भी इस पे डिपेंड करती है। अब रही बची बात प्रेस्बाइक्यूसिस की, यानी कि बुढ़ापे में कम सुनाई देना। अब बुढ़ापे में कम सुनाई देना, आपने देखा होगा कुछ ऐसे लोग हैं जो 60 साल पे ही जो कम सुनाई देने लगते हैं, जिनके डायबिटीज नहीं है। ये भी एक किस्म के फैमिलियल मतलब माहौल में
हम सोच सकते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो 80 साल तक बहुत अच्छा सुनते हैं। तो ये कह देना कि 80 साल वाला कम सुनेगा और 60 साल वाला अच्छा सुनेगा प्रेस्बाइक्यूसिस को लेके, ये भी गलत है। किसी को प्री मैच्योर प्रेस्बाइक्यूसिस हो जाती है, किसी को 80 साल तक बढ़िया सुनाई देता है। और वैसे ही डायबिटीज है, किसी को जल्दी होती, किसी को देर से होती, किसी को थोड़े समय के लिए होती, किसी को ज्यादा समय के लिए होती। अब ये कहना कि डायबिटीज और प्रेस्बाइक्यूसिस की वजह से कौन कितना है, ये तो पॉसिबल नहीं है। ये जरूर कह सकते हैं कि दोनों कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। और बुढ़ापा तो आप रोक नहीं सकते, डायबिटीज जरूर रोक सकते हैं, और दोनों के मैनिफेस्टेशन वैसे ही होते हैं। बस फर्क क्या है, प्रेस्बाइक्यूसिस 4 किस्म का होता है। बहुत डिटेल में जाना नहीं चाहता हूं क्योंकि फिर ये टेक्निकल चीज हो जाएगी। 4 किस्म का होता है, जिसमें 2 किस्म का प्रेस्बाइक्यूसिस तो डायबिटीज की तरीके से प्रेजेंट करता है, बाकी 2 किस्म का प्रेस्बाइक्यूसिस डायबिटीज से थोड़ा डिफरेंट प्रेजेंट कर सकता है। तो ये एक साइंटिफिक लेवल पे हम देख के समझ सकते हैं कि प्रेस्बाइक्यूसिस की तरफ ज्यादा है या डायबिटीज तरफ ज्यादा है। मगर ओवरलैप इतना ज्यादा है कि कभी कभी ये कहना बड़ा मुश्किल होता है कि डायबिटीज की वजह से हाई सेंसिटिव हियरिंग लॉस है कि प्रेस्बाइक्यूसिस की वजह से है। दोनों चीजों को एक साथ एक ही मद्देनजर रख के ही इस चीज को हम डिसाइड कर सकते हैं। एक और प्रश्न आया है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या कोई ऐसी एक्सरसाइज है जिससे कि हम हियरिंग लॉस को मेंटेन रख ना होने दें और कम करें, या हियरिंग इंटैक्ट रखने के लिए कोई एक्सरसाइज होती है क्या? हाँ, एक्सरसाइज जरूर होती है, मगर सुनने की नस कमजोर जब हो जाती तब वो एक्सरसाइज काम नहीं करेगी। अगर मिडिल ईयर प्रॉब्लम्स हैं या सुनने का जो सुनाई देने का जो कान का पर्दा है उसमें स्कारिंग हो गई है, वो चिपक गया है अंदर की तरफ, जिसकी वजह से सुनाई देने में कमी हो रही है, उसमें एक्सरसाइज हम लोग बताते हैं। एक्सरसाइज का मेन, जिसको हम इंग्लिश में वेल्सेल्वा मैनूवर कहते हैं, नाक बंद करके गाल मुंह और नाक बंद करके गाल में हवा भरना जोर से, ताकि प्रेशर जो है वो कान में जा सके और पर्दा जो है वो बाहर की तरफ स्ट्रेच हो सके। जिसकी उससे होता क्या, मिडिल ईयर एरेट होता है, जितना भी उसके अंदर प्रेशर है वो इक्वलाइज होता है। और कभी कभी यूस्टेशियन ट्यूब के माध्यम से जो ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से कान में भारीपन आ जाता है या कान में बंदपन हो जाता है, वो खुल जाता है। तो आखिरकार इस एक्सरसाइज की वजह से हम मिडिल ईयर के जितने भी सुनाई देने की क्षमता है उसको रीगेन कर सकते हैं। मगर सुनाई देने की नस अगर कमजोर हो जाती है तो ऐसा कोई भी एक्सरसाइज नहीं है जिसकी वजह से हम सुनाई देने की नस को वापस ले आए। बजाय इसके कि उसका प्रिवेंशन कर सकते हैं, उसकी दवाई कर सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं आगे ना बढ़े अपने प्रयास द्वारा। बस एक्सरसाइज नहीं होती है सुनाई देने की नस के लिए। एक प्रश्न आया है जो कि काफी टेक्निकल प्रश्न है और जो कि आपके स्पेशलिटी से संबंधित है कि टाइप 2 डायबिटीज में SNHL ज्यादा कॉमन है कि CD ज्यादा कॉमन? इसे बताइए। SNHL ज्यादा कॉमन है कि CD ज्यादा कॉमन? SNHL हमेशा कॉमन होता है, और कंडक्टिव हियरिंग लॉस जो है वो उतना कॉमन नहीं होता है। बस ये है कि सीवियरिटी पे डिपेंड करता है। अगर SNHL बहुत ज्यादा सीवियर है तो SNHL सॉरी उल्टा कर रहा हूँ, अगर SNHL यानी सेंसिटिव न्यूरल हियरिंग लॉस उतना सीवियर नहीं है, कम सीवियर है, तो कंडक्टिव कंपोनेंट ज्यादा प्रबल दिखता है। मगर अगर आप डायबिटीज का सीधे असर देखें माइक्रो एंजियोपैथी में, तो वो सेंसरी अपरेटस यानी कि सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस या सुनाई देने की नस को इन्वॉल्वमेंट की टेंडेंसी ज्यादा रखता है बजाय इसके कंडक्टिव हियरिंग लॉस की। मगर इसका मतलब ये नहीं कि कंडक्टिव हियरिंग लॉस नहीं होता। एक है कि वेल्सेल्वा मैनवर हम दिन में कितनी बार कर सकते हैं? जब तक कष्ट ना हो तब तक करिए। कुछ लोगों को कान में दर्द होने लगता है थोड़े समय के करने के लिए, कुछ लोग बराबर करते हैं, किसी की आदत पड़ जाती है। और खास तौर से जिनको फ्लाइट पकड़नी होती है उनको तो हम लोग कहते हैं कि भाई बराबर करते रहो, क्योंकि अल्टीमेटली अगर कान बंद हो जाएगा तो दिक्कत आप ही के बढ़ेगी। तो ये डिपेंड करता है कि कौन कितना कर सकता है। और जेंटल वेल्सेल्वा यूजली लोग टॉलरेट कर लेते हैं, मगर जो फोर्स वेल्सेल्वा बहुत जोर से करते हैं उनको पेन होने की गुंजाइश ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो ज्यादा देर नहीं कर पाते हैं और ज्यादा बार नहीं कर पाते हैं। इसलिए जेंटल करना चाहिए,
कॉन्टिन्यूसली करना चाहिए और केवल तब तक करना चाहिए जब तक कान का प्रेशर बस एकदम से रिलीज फिनोमेना आपको ना दिखाई दे, उससे ज्यादा जोर नहीं लगाना चाहिए। अगला प्रश्न भी प्रश्न था लेकिन पूछ लिया है हमारे सुनने वालों ने। बहुत अच्छा प्रश्न है जिसको लेकर के काफी कंफ्यूजन है लोगों में। जिस प्रकार से दूसरे कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज के हैं उनके लिए गाइडलाइंस है कि कितने दिन में एक बार हम जांच करवाएं, जैसे कि रेटिनोपैथी के लिए कहा जाता है, नेफ्रोपैथी के लिए कहा जाता है कितने समय बाद एक बार जरूर दिखवा लीजिए। ऐसे क्या आप बताएंगे कि टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट्स को हम कितने अंतराल पर उनकी हियरिंग लॉस के लिए एक स्क्रीनिंग कराते रहें? मैं तो हर मरीज से कहता हूं साल में एक बार कराने को, मगर जो लिटरेचर कहता है वो कहता है कम से कम 2 साल में एक बार। मैं तो दूसरी वजह से कहता हूं क्योंकि मैं केजी मेडिकल कॉलेज में काम करता हूं, जहां सरकारी अस्पताल है वहां फॉलो अप उतना अच्छा नहीं होता है। अगर मरीज से 1 साल पे कहेंगे तो शायद वो 1.5 साल में करा दे, नहीं तो कायदे की बात तो ये होती है कि 2 साल में एक बार तो करना ही करना है, और हर साल कराएं तो और अच्छी बात है। कुछ तो मुझे लगता है कि एक लर्निंग लेसन है हमारे जितने फिजिशियन सुन रहे हैं कि अपने मरीजों को, जो टाइप 2 डायबिटीज के मरीज हैं जिनको 3-4 साल से डायबिटीज है, 5 साल से डायबिटीज है, उन्हें कम से कम वर्ष में एक बार ऑडिटरी फंक्शन के लिए जरूर भेजें। जी बिल्कुल। और अगला सवाल है जो कि बहुत इससे संबंधित नहीं है, म्यूकरमाइकोसिस की बात आई थी काफी, तो ये कितनी कॉमन है डायबिटीज में उस वक्त को छोड़ दिया जाए तो? देखिए, म्यूकरमाइकोसिस डायबिटीज तो नहीं कहना चाहिए, ब्लड शुगर का बढ़ा होने की वजह से होती है। जो अनकंट्रोल डायबिटिक्स हैं, जैसे म्यूकरमाइकोसिस आपने कोविड में देखा, कोविड में म्यूकरमाइकोसिस तब होती है जब ब्लड शुगर बढ़ा हुआ होता है। तो ब्लड शुगर का जो बढ़ा होना होता है डायबिटीज में तो होता ही होता है, नॉन डायबिटिक्स में भी हम लोग को बहुत दिखा था। क्योंकि कारण क्या है, इसमें स्टेरॉइड चलता है। स्टेरॉइड जो होता है ब्लड शुगर एकदम से बढ़ा देता है, और अगर आप ब्लड शुगर नहीं कंट्रोल करते हैं, ब्लड शुगर नॉन डायबिटिक जो पेशेंट होते थे उनका भी ब्लड शुगर बढ़ता था अगर हाई डोज स्टेरॉइड चलाई जाए। तो जो डायबिटीज वाले पेशेंट्स हैं उनकी बहुतायत ज्यादा होती है म्यूकरमाइकोसिस होने की वजह इसके नॉन डायबिटिक पेशेंट के। मगर इसका मतलब ये नहीं कि नॉन डायबिटिक के नहीं होगा। शुगर अगर बढ़ी होगी तो ये फंगस कंट्रोल में नहीं आएगा, यही हमें उसमें दिखा था। आजकल म्यूकरमाइकोसिस बहुत कम देखने को मिलता है क्योंकि आपके जो शुगर कंट्रोल लेवल्स हैं वो काफी हद तक आ गए हैं, उस हद तक वेरीड नहीं है जैसे पहले कोविड एरा में थे। और चूंकि स्टेरॉइड नहीं चल रहा है इसलिए म्यूकरमाइकोसिस की जो बहुतायत है कोविड के मुकाबले आजकल ना के बराबर है, या बहुत कम कहेंगे। मेरे को हफ्ते में 2 केस या 3 केस मैं म्यूकर के देखता हूँ, वो भी फॉलो थ्रू केसेस होते हैं। पहले के म्यूकर है जो थोड़ा बहुत परसिस्ट कर रहा है, पर नया म्यूकर पिछले 2 हफ्ते में तो मुझे नहीं याद आ रहा मैंने एक भी अपनी ओपीडी में देखा हो। एक प्रश्न है कि जैसे कि हम कहते हैं कि अपने सारे अंगों को विश्राम देना चाहिए, जी करते हैं कि अपने कानों को भी हम कुछ घंटे आराम दें? बिल्कुल देना चाहिए। ये अगर आप नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस में बात करें, बहुत इसका टेक्निकल मैं जवाब देना नहीं चाहता हूं, नहीं तो बहुत से लोग समझ में जरा नहीं आएगा कि हमारी फील्ड नहीं है। एक होती टेम्पररी थ्रेशोल्ड शिफ्ट, एक होती परमानेंट थ्रेशोल्ड शिफ्ट। जो बराबर नॉइजी इन्वायरमेंट में खासतौर से कर्मचारी वर्कर से लोग काम करते हैं फैक्ट्री में, तो एक समय के बाद उनका सुनाई देना कमजोर होने लगता है। जब आप उनकी जांच करेंगे तो आपको दिखेगा कि सुनाई देना कम हो रहा है। वो उसे कहते हैं टेम्परेरी थ्रेशोल्ड शिफ्ट। टेम्परेरी इसलिए कहते हैं कि उनको उठा के अगर आप एक किसी शिमला या ऊटी में ले जाके 2 महीना छोड़ आए फिर उनका सुनाई देने की जांच करें तो उनका सुनाई देना फिर सामान्य हो जाता है। अगर इन्हीं लोगों को साल दर साल बगैर किसी ब्रेक के बराबर एक फैक्ट्री में काम करने के लिए कहा जाए तो जो सुनाई देने की शिफ्ट होता है उसको कहते हैं परमानेंट थ्रेशोल्ड शिफ्ट। इसमें आप चाहें उनको 5 साल भी ऊटी में रखिए, उनको सुनाई देना वापस नहीं आता है। तो सबसे पहला जो एवोल्यूशन होता है बहरेपन का फैक्ट्री में, वो टेम्परेरी थ्रेशोल्ड शिफ्ट होता है। उसकी कुछ फेज होती है
टेम्परेरी थ्रेशोल्ड शिफ्ट अगर पेशेंट के हो गया तो कुछ समय उसके पास है, अगर वो प्रिकॉशन ले लेता है, रेस्ट ले लेता है तो सामान्य हो सकता है। अगर वो रेस्ट नहीं लेगा, उसी तरीके की नॉइज उसके कान में गूंजती रहेंगी बराबर साल दर साल, तो वो वापस कभी नहीं आ सकता है। फिर उसकी जो कंडीशन होती है उसको हम परमानेंट थ्रेशोल्ड शिफ्ट कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं अगर उस समय आप प्रिकॉशन लेंगे भी तो कभी कान उसका सामान्य नहीं हो सकता। तो इसलिए रेस्ट देना कान को बहुत ही जरूरी है, खासतौर से जब नॉइज इंड्यूस्ड प्रॉब्लम हो। इसी तरीके से डायबिटीज में भी, जो डायबिटीज का स्ट्रेस फैक्टर है जिसकी वजह से सुनाई देने की नस कमजोर हो रही है, अगर स्ट्रेस फैक्टर हम कम कर दें, यानी कि शुगर नॉर्मल ले आए, माइक्रो एंजियोपैथी रिड्यूस कर दें, तो सुनाई देने की शक्ति में रीजनरेशन थोड़े लेवल का हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। और अगर सामान्य नहीं तो कम से कम थोड़ा सा हियरिंग इंप्रूव हो ही सकता है। तो मुझे लगता है कि काफी प्रश्न लोगों के आ चुके हैं और कोई प्रश्न मुझे नहीं दिख रहा है, तो मैं चाहूंगा कि हमारा समय भी हो रहा है, तो मैं प्रोफेसर अनुपम मिश्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आज कार्यक्रम समाप्त करना चाहूंगा। बहुत ही अच्छे प्रश्न आए, लोगों में बहुत ही रुचि थी और लोगों ने बड़ी उत्सुकता के साथ इस विषय पर आपका वक्तव्य भी सुना और उन्होंने प्रश्न भी किए। आपको भी लगा होगा काफी वेरिड प्रश्न थे जो कॉमन यूजर्स के हैं, लोगों के समझ में आए और लोग उसका उपयोग करेंगे। और मुझे लगता है कि इस प्रकार के कार्यक्रम अगर होंगे तो लोगों की जागरूकता बढ़ेगी और फिजिशियंस थोड़ा ईएनटी के तरफ भी ध्यान देंगे और जो हमारे डायबिटीज के रोगी हैं उनको बहरे होने से बचाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर अनुपम मिश्रा जी, आपका थैंक यू सर, थैंक यू। ये प्रोग्राम पूरी तरह से रिकॉर्ड किया गया है और डॉक्टर आलोक गुप्ता जी ने कुछ पोयम डाली हैं, मैं एक बार उस पोयम को आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। डॉक्टर गुप्ता जी ने एक बहुत अच्छी पोयम डाली है कि संगीत जब हो जाए शोर, ऑप्टिमम जब हो जाए समथिंग मोर, सुखद की जगह हो जाए बोर, समझ जाओ मित्रों संभल जाओ मित्रों, करो कम डेसिबल संकेत है यह, एम्बियंट ध्वनि बजा रहे खतरे का बेल। वाह, डाला है। और एक और है कि कान तेरे कितने आयाम, सुनता गुनता कितना तू, पचा ले जाता न जाने कितनी बातें, जो निकल जाए मुख से हराम हो जाए कितनों की रातें। कान तेरे कितने आयाम, इंसान ने बना डाला तुझको सजावट की चलती फिरती दुकान, झुमके बालियों चश्मे का तू ढोता भार, क्या ये कम था कोरोना ने डाल दिया मास्क का अतिरिक्त भार। आलोक गुप्ता जी हमारे प्रेसिडेंट हैं यूपीडीए के और इन्होंने दो बहुत अच्छी कविताएं लिखी थी, उसको मैंने पढ़ा, थोड़ा सा रह गया है। डॉक्टर कुमार गुप्ता जी ने एक और कविता छोटी सी भेजी है, दुश्मनों में कहाँ दम था, तुझको तेरे मालिकों ने ही लूटा, शरीर में तेरी औकात बस बनकर रह गई एक खूंटा। इतनी चीजें ला दी कान के ऊपर, तो दुश्मनों में दम नहीं था, इतना कान के ऊपर लोगों ने चश्मा लगाया, फिर अब मास्क भी लगा लिया। तो डॉक्टर आलोक गुप्ता जी हिंदी में बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं और वो साइंस से, बायोलॉजी से, मेडिकल साइड से जुड़ी हुई होती हैं। ये हमारे वर्तमान प्रेसिडेंट हैं यूपीडीए के, तो इन्होंने जो कविताएं भेजी थी वो मैंने कहा एक बार जरूर आप तक तो पहुंचाई जाए। नहीं सर, बहुत अच्छा, आलोक गुप्ता जी का प्रयास था। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनुपम। थैंक यू सर, थैंक यू आपको जुड़ने के लिए, समय देने के लिए, आपका बहुमूल्य 1 घंटे का समय मैंने लिया और जो लोग जुड़े उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। काफी बड़ी संख्या में लोग जुड़े थे, लाभान्वित हुए। चलिए आज की पाठशाला यही समाप्त करते हैं, धन्यवाद। अच्छा सर, नमस्कार सर।